सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए, कैसी चल रही है जिंदगी। सब कुछ बढ़िया, सब कुशल मंगल है। जी सर। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सर शुरू करते हैं। आज है सर हमारा लेक्चर नंबर 18। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डाल देंगे लेक्चर नंबर 18। और हमें क्या करना था सर, हमें करना है लेक्चर नंबर 18 में कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 जिसमें आएगा हमें पढ़ने के लिए प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो हमें टैक्सेबिलिटी पढ़नी है प्रोविडेंट फंड की। अब प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के पढ़ने हैं हमें इनकम टैक्स में, आइए मेरे साथ साथ लिखिए। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। अच्छा, प्रोविडेंट फंड को अब मैं पीएफ कहूंगा, ठीक है। तो हमें कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड पढ़ने हैं, आइए मेरे साथ साथ लिखिए। सबसे पहले हमें लिखना है पढ़ना है स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको मैं कहूंगा एस पी एफ। क्या कहूंगा इसको मैं, एस पी एफ। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तीसरा हमें पढ़ना है अनरिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और एक चौथा भी हमें पढ़ना है इसमें, पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड है सर, 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड है। एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको एसपीएफ कहेंगे। इसको सेकंड वाला जो है इसको कहेंगे हम आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा जो है वो है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और चौथा जो है वो है हमारे पास पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं इनकम जो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। तो हमें यह पढ़ना है कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देगा, बहुत सारी अलग अलग चीजों का पैसा देगा, जैसे बेसिक सैलरी दे रहा है, डीए दे रहा है। हमने पढ़ा ग्रेचुटी की, ग्रेचुटी जब रिटायरमेंट पे मिलेगी तो कितना टैक्सेबल कितना एग्जेम्प्ट होगा। हाँ, ड्यूरिंग द सर्विस है तो पूरा टैक्सेबल है। फिर हमने लीव एनकैशमेंट पढ़ा सर कि लीव एनकैशमेंट कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा अगर ग्रेचुटी सॉरी अगर रिटायरमेंट या डेथ पे मिल रहा है। सेम ऐसे ही जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको क्या मिलता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा। क्या मिलता है सर जी, प्रोविडेंट फंड का पैसा। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, ये तो आपने पढ़ा था पहले भी कि आप जॉब कर रहे हो, रिटायर नहीं हुए, डेथ नहीं हुई, जॉब के दौरान ही अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हो, कम ऑन क्या कह रहा हूं मैं, जॉब के दौरान ही आप अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालोगे तो 100% टैक्सेबल है और सबके लिए टैक्सेबल है। कहीं पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट के जो दामाद हैं यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस अपना पीएफ से पैसा निकालते हो तो वो 100% टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई जो आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा बताने का मुद्दा ये था कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये वाले तीन, ये जो आप तीन पढ़ोगे, कौन कौन से, एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। ये तीनों जो है ये मेरे सैलरी से रिलेटेड है, ये मेरे सैलरी इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। यानी यहां पे इन तीनों के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। ये मेरा सैलरी से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू सैलरी। लेकिन फिर भी इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाला जो है ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सैलरी से रिलेट नहीं करता, इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे एम्प्लॉयर से। ये मेरा अपना खुद का फंड होता है। जैसे मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, लेट सपोज मैं एक एबीसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, ठीक है। एक स्कीम होती है, मैं बताऊंगा बाद में आपको, पीपीएफ की। लेट सपोज मुझे 1 लाख रुपए महीना मिले, मैं जिसमें से
30,000 उठा के एक जगह इन्वेस्ट कर देता हूं, तो वो इन्वेस्टमेंट स्कीम है पीपीएफ। यानी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसका सैलरी से या एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ये सैलरी का पार्ट नहीं होता है। तो सैलरी का पार्ट कौन कौन सा बनेगा सर? 3 बनेंगे, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्लियर है? तो आइए जरा सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे, या सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है प्रोविडेंट फंड। लिखिए मेरे साथ साथ, प्रोविडेंट फंड is a saving scheme, saving scheme for employees. Provident fund is a saving scheme for employees to help them after retirement. ठीक है? ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग। पीएफ इज ए सेविंग स्कीम फॉर एम्प्लॉइज टू हेल्प देम आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अब जरा समझिए मेरी बात। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो प्रोविडेंट फंड है, इस फंड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। समझिए, इस फंड में क्या क्या आता है। एक तरफ तो होता है सर हमारा एम्प्लॉय, मैंने कहा था एम्प्लॉय को मैं डबल ई लिखूंगा, और एक तरफ होता है सर हमारा एम्प्लॉयर, मैंने इसको कहा था मैं इसको ई आर लिखूंगा। ठीक है, तो एक तरफ तो हो गया सर एम्प्लॉय और एक तरफ हो गया सर एम्प्लॉयर। अब देखो क्या हुआ अंग्रेजों के टाइम पे, एक्चुअली प्रोविडेंट फंड एक्ट है ना 19 बहुत पहले आया था, अंग्रेजों के टाइम पे आया था। तो हुआ क्या कि भाई अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार ये जो एम्प्लॉय है इसको हम तनख्वाह देते हैं, और ये क्या करता है सारी तनख्वाह अपनी उड़ा देता है, सारी तनख्वाह अपनी उड़ा देता है, सेविंग नहीं करता कुछ भी। और जब ये रिटायर होगा अपने 20 साल 30 साल की सर्विस के बाद, जब ये 20 साल 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होगा, तो इसके हाथ में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कुछ सेव नहीं कर रहा। तो वो क्या करते हैं इस फंड में क्या नाम दिया इसको? प्रोविडेंट फंड। इसने कहा या एक कानून बनाया गया, तो एम्प्लॉयर को कहा गया, एम्प्लॉयर को कहा कि देखो आप ये एम्प्लॉय को कितने पैसे देते हो। ये कह रहा है कि देखो इसकी जो तनख्वाह है ना, इसकी जो सैलरी है वो है 50,000 रुपए महीना। ठीक है, अब मैं प्रोविडेंट फंड एक्ट में नहीं जाऊंगा, प्रोविडेंट फंड एक्ट आप पढ़ना जो आपके लॉ में होगा, मेरा काम आपको टैक्सेशन पढ़ाना है, तो हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसकी सैलरी है 50,000 रुपए महीना, तो एम्प्लॉयर को यह कहा जाएगा कि इसको पूरे 50,000 रुपए मत दो, इसको पूरे 50,000 रुपए मत दो, इसमें से कुछ पैसे कट करके इसके फंड में डाल दो, यानी इसके नाम पे एक इन्वेस्टमेंट ले लो। यानी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सिंपल सिंपल इन्वेस्टमेंट होती है। लेट सपोज ये इसके पैसे कट कर देगा 15,000 रुपए और फंड में डाल देगा। फंड में कितने डाल देगा? 15,000 रुपए। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहा गया एम्प्लॉयर को कि देखो जितने पैसे ये डाल रहे हैं ना, आप भी उतने पैसे अपनी जेब से डालो। यानी समझिए जरा क्या हुआ, इस फंड के अंदर कितने पैसे डले सर? इस फंड के अंदर दो बार पैसे डले। एक तो जो एम्प्लॉय था, एक तो जो एम्प्लॉय था उसका सैलरी में से कट करके डाल दिया, यानी ये वाला जो है ये एम्प्लॉय के पैसे में से डाल दिया, और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से डालेगा, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से डालेगा। और ये टोटल पैसा क्या हो जाएगा सर? ये टोटल पैसा हो जाएगा इन्वेस्ट। क्या हो जाएगा? ये इन्वेस्ट। ठीक है, अब जब ये पैसा इन्वेस्ट होगा, समझिए जब ये पैसा इन्वेस्ट होगा तो इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सा पैसा इन्वेस्टेड है सर? यहां पे इन्वेस्टेड है एक तो एम्प्लॉय का पैसा और दूसरा एम्प्लॉयर का पैसा। लेट सपोज यहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लेते हैं 10% का। ठीक है, तो पूरे साल भर ये पैसा लगा रहा, तो इस 15,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना मिला सर? 1,500 रुपए। और ये जो एम्प्लॉयर का पैसा था इस पे भी इंटरेस्ट मिला कितना? 1,500 रुपए। यानी एक इंटरेस्ट तो मिला एम्प्लॉय के पैसे का और एक इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉयर के पैसे का। किसका? एम्प्लॉयर के पैसे का। क्या आपको बात समझ आई? एक बार दोबारा समझिए, जो फंड क्रिएट हुआ, जो प्रोविडेंट फंड क्रिएट हुआ, वो क्या है सर? इन्वेस्टमेंट स्कीम है। उसमें हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तनख्वाह में से पैसे काटेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तनख्वाह में से पैसे काटेगा और उसको फंड में डाल देगा, और उतने ही पैसे अपनी जेब से भी निकाल के डालेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया कि जो एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह से कितने पैसे कट गए सर? 15,000 रुपए कटे, और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से कितने डाले सर? उतने ही पैसे डाले, 15,000।
और ये दोनों पैसे मिला के इसने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब जब ये इन्वेस्ट करेगा तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जब इन्वेस्ट करेगा तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब यहां पे दो पैसे थे, 15,000 इंप्लॉय के, 15,000 इंप्लॉयर के, तो दोनों पे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो 15,000 पे जो इंटरेस्ट मिला, 1,500 रुपए एक जगह और 1,500 रुपए एक जगह। ठीक है, तो यानी बात समझने वाली है कि इस फंड के अंदर किस चीज की खिचड़ी बन रही है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए। सर इसमें चार चीजें आई, इसमें क्या आई, चार चीजें। अच्छा, ये सारा काम होता रहेगा बहुत सालों तक। वो हर महीने पैसे डालेगा, हर महीने इन्वेस्ट करेगा, हर महीने पैसे डालेगा, हर महीने इन्वेस्ट करेगा, और उस पर इंटरेस्ट भी सालों साल मिलता रहेगा। फिर जब ये रिटायर हो जाएगा, समझिए, जब ये पर्सन रिटायर होगा तो इस रिटायरमेंट पे उसको लमसम पेमेंट, यानी एक साथ जो उसका पीपीएफ का पेमेंट, पीपीएफ नहीं सॉरी, एक साथ जो उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा होगा, समझिए, एक साथ जो उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा होगा, वो लमसम टोटल अमाउंट हम उसको रिटायरमेंट या डेथ एज द केस में भी उसको दे देंगे। रिटायरमेंट या डेथ एज द केस में भी उसको दे देंगे। क्लियर है। अब मेरा कराने का मुद्दा ये है, समझिए, मेरा आपको समझना क्या है टैक्सेबिलिटी में, कि जो ये फंड बना, इसमें क्या क्या चीजें आई, यानी इसकी रेसिपी क्या है, कौन कौन से इसमें मसाले पड़े। सर देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपने कहा इंप्लॉय की तनख्वाह काट लेंगे, यानी कि एक आएगा सर इसमें इंप्लॉय का शेयर, एक आएगा इंप्लॉय का शेयर। दूसरा सर आपने ये बताया कि इंप्लॉयर ने भी इसमें पैसा डाला, तो एक आएगा इसमें इंप्लॉयर का शेयर। यानी जो ये प्रोविडेंट फंड की खिचड़ी बन रही है, जो ये प्रोविडेंट फंड की खिचड़ी बन रही है, इसमें दो चीजें आई, एक तो इंप्लॉय का शेयर और एक इंप्लॉयर का शेयर। उसके अलावा इसके अंदर और भी आया, दो चीजें आई। क्या आई सर, एक तो इस इंप्लॉय के शेयर पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉय शेयर, और ये जो इंप्लॉयर का पैसा है इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर शेयर। बात समझ आई आपको। तो कुल मिला के कितनी चीजें आई सर, कुल मिला के चार चीजें आई, एक तो इंप्लॉय का शेयर और उसका इंटरेस्ट, इंप्लॉयर का शेयर और उसका इंटरेस्ट। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 2, ये हो गया सर पॉइंट नंबर 3, और ये हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ऐसे करके क्या हो रहा है सर, ऐसे करके ये प्रोविडेंट फंड की खिचड़ी बन रही है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स कितने आए सर, टोटल चार इंग्रेडिएंट्स आए। क्या क्या आए सर, इंप्लॉय का पैसा, इंप्लॉयर का पैसा, जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, इंप्लॉई के शेयर पे कितना मिला और इंप्लॉयर के शेयर पे कितना मिला, ऐसे करके चार चीजें आई। सर इसको ऐसे क्यों बांटा हुआ है, इसको इसलिए बांटा हुआ है क्योंकि इन चार चीजों के बेसिस पे ही, समझिए मेरी बात, इन चार चीजों के बेसिस पे ही टैक्सेशन करना है, ये टैक्सेशन इसकी करी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये नहीं लिखा तो आप इसको लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, लिख लिया। और ये भी चाहो तो आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए जी, लिख लिया। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। लिखिए, द एसपीएफ इज गवर्नड द एसपीएफ इज गवर्नड बाय पीएफ एक्ट। अगर आपने पीएफ एक्ट पढ़ा हो तो ये उसके अंदर होता है, पीएफ एक्ट 1925। लिखिए, अप्लाइज इट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज ऑफ, लिखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवेज रेलवेज लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज जैसे कि दिल्ली में चलती है एमसीडी, एमसीडी, मुंबई में चलता है बीएमसी,
और भी बाकी जो म्युनिसिपैलिटी होती है आपकी उनको लोकल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अदर recognize other recognized educational institution। ठीक है। अब इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है ये गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, रेलवेज भी किसकी है सर? रेलवेज भी है गवर्नमेंट की। ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है गवर्नमेंट। अब जरा मेरी बात समझिए, जो ये एसपीएफ है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये बनता है सर एज पर द पीएफ एक्ट, ये बनता है एज पर द पीएफ एक्ट 1952 और 1925। ये लगता है गवर्नमेंट इंप्लॉइज पे। किस पे लगता है सर जी? गवर्नमेंट इंप्लॉय। यानी अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है, समझिए कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसका जो पीएफ का पैसा कटेगा, समझिए उसका जो पीएफ का पैसा कटेगा वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा एसपीएफ में। कहां जाएगा? एसपीएफ यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, समझिए आपको बस इतना याद रखना है कि इंप्लॉय कौन सा है। अगर इंप्लॉय गवर्नमेंट है, अगर इंप्लॉय गवर्नमेंट है तो ऑटोमेटिकली उसका पैसा पीएफ का कहां जाएगा? एसपीएफ में। कहां जाएगा? एसपीएफ में। अब एसपीएफ की टैक्सेबिलिटी क्या है? टैक्सेबिलिटी, अच्छा, एसपीएफ में भी चार चीजें होंगी, कौन कौन सी? इंप्लॉयर का पैसा, इंप्लॉय का पैसा, इंटरेस्ट इंप्लॉयर के पैसे पे, इंटरेस्ट इंप्लॉयर के पैसे पे। ठीक है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ एसपीएफ। ठीक है। अच्छा, अब समझिए मेरी बात समझिए पहले एक बार। यहां पे एसपीएफ में क्या होगा? ये जो फंड बना हुआ है, लिखना मत इसको, ये जो फंड बना हुआ है एसपीएफ, ये किसके लिए बना हुआ है? ये सर गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए बना हुआ है। ये जो है ना हमारे सारे के सारे, ये हमारे गवर्नमेंट के जो दामाद हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉइज, ये इनके लिए बना हुआ है। ठीक है। अब जरा बात समझिए, मेरी बात समझिए। क्या होता है इसमें कि सर हर महीने पैसे कट करके इसमें डाले जाते हैं, हर महीने इसमें पैसे कट करके डाले जाते हैं। तो ऐसे करते 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 इसके अंदर बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। और ये पैसा इसको मिलता कब है? यानी ये जो गेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो एक गेट लगा हुआ है यहाँ पे पैसा निकालने का, या आप कहो एक नलका सा लगा हुआ है पैसा निकालने का, ये पैसा कब निकलेगा सर? ये पैसा निकलेगा जब ये रिटायर हो जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा सर? रिटायर हो जाएगा या डेथ, एज द केस में भी। ठीक है। रिटायर या डेथ। अच्छा, क्या ड्यूरिंग द सर्विस मिल सकता है? मिल सकता है, पर उसकी बात बाद में करेंगे। वो वैसे भी टैक्सेबल होता है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। अच्छा, तो यहां बात हो रही है कि सर ये फंड है, इस फंड में एक नलका लगा हुआ है और ये नलका खुलेगा तब जब ये रिटायर होगा या डेथ हो जाएगी। तो जब ये खुलेगा नलका, तो एक साथ इसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, यानी इसको मिलेगा लमसम में पैसा। क्या मिलेगा? लमसम में पैसा। ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हुई, समझिए यहां पे दो ट्रांजैक्शन हो रही है दो बार। एक बार तो यहां पर हो रही है जब पैसा इस फंड में जाएगा, जब पैसा इस फंड में जाएगा। एक ट्रांजैक्शन तो ये समझिए, एक ट्रांजैक्शन तो ये जब पैसा फंड में जाएगा। पैसा कहां से आएगा सर? एक तो एम्प्लॉयर भी डालेगा अपना शेयर, एक एम्प्लॉय भी डालेगा अपना शेयर, बाकी इंटरेस्ट मिलेगा दोनों पे। ठीक है। मेरी बात समझिए, एक बार दोबारा बता रहा हूं कि दो बार ट्रांजैक्शन होगी फंड में। एक ट्रांजैक्शन होगी फंड में पैसा जाने की, और एक ट्रांजैक्शन होगी फंड से पैसा निकालने की। तो जब फंड में पैसा जाएगा, जब फंड में पैसा जाएगा, तो दो लोगों के पैसे जाएंगे, एक तो एम्प्लॉय का और दूसरा एम्प्लॉयर का। फिर इन दोनों पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो चार चीजें मिलके हो गई। तो पहली ट्रांजैक्शन तो हो गई व्हेन एसपीएफ इज क्रेडिटेड, जब एसपीएफ में पैसा डाला जाएगा। और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी सर? दूसरी ट्रांजैक्शन होगी जो उसको लमसम पैसा मिलेगा, जो उसको लमसम पैसा मिलेगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है। अब जरा समझिए, अब मेरी बात समझिए जरा। पॉइंट नंबर वन, ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? व्हेन कंट्रीब्यूशन ऑफ, किस किस का कंट्रीब्यूशन आएगा सर? यहां पे आता है एम्प्लॉय
एंड एम्प्लॉयर क्रेडिटेड। पहली ट्रांजैक्शन यही थी कि फंड में पैसा जाएगा और लमसम रिटायरमेंट पे। तो पहली ट्रांजैक्शन की बात हो रही है जब फंड में पैसा आएगा। तो व्हेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्रेडिटेड टू एस पी एफ एंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तो इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट इज अर्नड। और इस पे क्या कमाया हमने, ब्याज कमाया, दोनों के पैसे पे, एम्प्लॉयर के पैसे पे भी, एम्प्लॉय के पैसे पे भी। तो टैक्सेशन क्या करनी है इसकी, ठीक है, तो समझिए जरा, बहुत इजी है, इसका तो बड़ा आसान है। तो करना क्या है सर, देखिए कितनी चीजें आई, चार चीजें आई। कितनी चीजें आई सर, चार चीजें, एक, दो, तीन, चार। तो पूरे साल भर में समझिए, फंड में पैसा आया, पूरे साल भर में हर महीने उसकी तनख्वाह काटते गए काटते गए काटते गए, और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी अपना जमा कराता गया कराता गया कराता गया। अभी रिटायरमेंट नहीं हुई, अभी तो फंड में पैसा जा रहा है। फंड से निकलेगा कब पैसा, कब, जब रिटायरमेंट हो जाएगी, जब रिटायरमेंट हो। बताओ कितनी चीजें आ गई, टोटल चार चीजें आ गई। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, अभी ट्रांजैक्शन वन की बात कर रहे हैं जहां पैसा फंड में आएगा। अच्छा मुझे बताइए कौन कौन सी चीजें आएंगी सर। सबसे पहले तो आएगा एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। और यहां पे हम साल की बात कर रहे हैं, यानी हर महीने कट रहा होगा, टोटल मिला के पूरे साल का कितना बना, ठीक है। अच्छा उसके बाद आएगा सर सेकंड इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एक तो एम्प्लॉय का पैसा आया, एक एम्प्लॉयर का पैसा आया। उसके अलावा सर, उसके अलावा आया इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट कितना आया, किस पे आया सर, इंटरेस्ट आया एम्प्लॉय के पैसे पे भी, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट आया एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। बात समझ आई आपको, टोटल कितनी चीजें आई सर, चार चीजें आई, एक, दो, तीन, चार। मैंने आपको बताया था चार इंग्रेडिएंट से मिलके प्रोविडेंट फंड बनेगा। अब जरा समझिए करना क्या है, टैक्सेबिलिटी क्या करनी है सर। ये जो पैसा आया ना, ये वाला, ये जो पैसा आया, कौन सा, ये, इसको तो आपको कर देना है इग्नोर। क्या कर देना है क्वेश्चन में, इग्नोर। क्यों, बिकॉज ऑलरेडी एडेड इन बेसिक पे। ये बेसिक पे में, यानी जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्लूड होगा, ठीक है सर। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझिए, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया बेसिक पे जो है, लेट सपोज 50,000 रुपए है, ठीक है, पर मंथ। कितनी है, 50, चलो साल की ले लेते हैं, साल की है 5 लाख रुपए। बेसिक पे साल की कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब क्या पूरे 5 लाख उसको मिले होंगे, नहीं, इसमें से कुछ पैसा कट के कहा गया होगा, फंड में। तो जो पैसा कट के फंड में गया वो ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर, वो ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर। तो आपको जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका कुछ नहीं करना, उसको क्या कर देना है सर जी, उसको इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। अच्छा लेकिन आगे लिखिए इसमें, बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विल बी अलाउड। इसकी डिडक्शन मिल जाएगी इसको सेक्शन 80C में, जब वो करेंगे तब बताऊंगा। अच्छा लेकिन एक चीज याद रखना, ओनली फॉर ओल्ड रिजाइम। ये सब क्यों मिलता है सर, ओल्ड रिजाइम में, ठीक है। यानी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में अगर आपको, वैसे तो चारों चीजें देगा, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का, और इंटरेस्ट भी, दोनों का। तो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोस्तों आपको क्या करना है सीए साहब, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक पे में इंक्लूड होता है, ठीक है, और वो टैक्सेबल होता है। तो बेसिक पे में आ गया तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ लेकिन उसकी डिडक्शन मिल जाती है हमें कहां पे, 80C में। कहां मिल जाती है सर, 80C सेक्शन है एक, 80C डिडक्शंस का, वहां मिल जाती है। लेकिन ये डिडक्शन कब मिलेगी, जब आप ओल्ड रिजाइम में जाओगे, ये न्यू रिजाइम में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कब मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजाइम में, न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगी। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं सर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, समझिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है ये एग्जेम्प्ट है, इसको टैक्स नहीं करेंगे।
ये क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट। क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो लगभग सब चीजें एग्जेम्प्ट होती है। तो समझिए जरा, अगर एसपीएफ आएगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आएगा, यानी कि ऐसे नहीं देगा कि एसपीएफ, वो आपको देगा एम्प्लॉय कौन सा है। तो आपको पहचानना है एम्प्लॉय कौन सा है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? एसपीएफ। तो एसपीएफ के लिए जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको तो आपको इग्नोर कर देना है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद जो उसने इंटरेस्ट कमाया किस पे? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, ये भी एग्जेम्प्ट होगा। और जो इंटरेस्ट कमाया एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। यानी आपको समझ आया? इग्नोर, एग्जेम्प्ट, 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 इग्नोर, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। क्लियर है? तो पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई सर? जो हर साल पैसा इकट्ठा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इंप्लॉय का अपना पैसा जो आएगा उसको क्वेश्चन में इग्नोर कर देना है, क्योंकि बिकॉज वो ऑलरेडी बेसिक पे में इंक्लूड होगा और वो टैक्सेबल होता है, लेकिन उसकी डिडक्शन एटीसी में मिलती है, जो कि ओल्ड रिजाइम में, न्यू रिजाइम में नहीं है। इंप्लॉयर का जो पैसा जा रहा है एसपीएफ में, एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इंटरेस्ट जो कमाया इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, वो भी एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट जो कमाया इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। अब इसको लिख लो, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पे। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी सर? ट्रांजैक्शन नंबर 2। व्हेन लमसम पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, बाय रिसीव बाय एम्प्लॉय आउट ऑफ एसपीएफ, यानी जब वो रिटायर हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगी, एज द केस में, व्हेन एम्प्लॉयर व्हेन लमसम पेमेंट रिसीव बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ एसपीएफ ऑन रिटायरमेंट और डेथ। यानी जब रिटायरमेंट हो जाएगी या डेथ हो जाएगी तो उसको क्या मिलेगा सर? लमसम, यानी एक मोटी अमाउंट मिलेगी। अब उसका पीएफ फंड खुल जाएगा और उस पीएफ फंड में से क्या निकलेगा सर? पैसा ही पैसा निकलेगा। क्या निकलेगा? पैसा ही पैसा निकलेगा। तो जब उसको लमसम पेमेंट मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, याद रखना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ की बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? उसको सारा पैसा मिलेगा। मुझे बताओ उसको क्या क्या मिलेगा सर? वही चार चीजें जो उसमें गई थी, वही चार चीजें उसको वापस मिलेंगी। जो चार चीजें गई थी उसमें, वही चार चीजें उसको अब वापस मिलेगी इकट्ठे होके एक साथ। तो उसमें क्या क्या गया था सर? उसमें गया था एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन। क्या क्या गया था? पहला गया था सर उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की ट्रीटमेंट क्या करी थी? देखो हमने सर, इसको हमने इग्नोर कर दिया था क्योंकि बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्लूड था। तो ये पहले से ही क्या हो चुका है? टैक्स हो चुका है। तो जब ये पहले से ही टैक्स हो चुका है, तो ये पहले से ही टैक्स हो चुका है, तो ये क्या होगा सर? अब टैक्स तो नहीं होगा, अब क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अब क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि पहले टैक्स कर चुके हो ना। समझो मेरी बात। इंप्लॉय को मैंने कहा कि 5 लाख रुपए साल के दूंगा, लेकिन मैंने पूरे 5 लाख नहीं दिए उसको। मैंने दिए कितने? उसमें से पैसा कट करके, लेट सपोज 50,000 काट लिए, मैंने उसको दिए 450। मैंने कितने दिए? 450। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब वो आपको बेसिक पे देगा, तो इसमें जो पैसे कटे हुए हैं ना उसके, वो पहले से ही जोड़ के रखेगा। वो पहले से ही जोड़ के रखेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके इन हैंड गए होंगे 4,50,000 साल के, और 50,000 गए होंगे इसमें पीएफ में। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? इंप्लॉय का। लिखना मत इसको, ये इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है? अब ये पहले से ही इसमें जुड़े हैं और इसको मैं टैक्स कर दूंगा। ये 50,000 पहले ही बेसिक में जुड़े हैं और इसको मैं टैक्स कर दूंगा। तो जब ये पैसा इकट्ठा होके एक साथ मिलेगा तो क्या दोबारा टैक्स लगेगा सर? एक इनकम पे दो दो बार टैक्स कभी नहीं लगता, किसी भी सेक्शन में नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अच्छा, दूसरा सर, दूसरा था इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो जरा देखो, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो हम जमा करते जा रहे थे एग्जेम्प्ट था, उस टाइम हमने एग्जेम्प्ट करा। अब वो पैसा इकट्ठा होके एक साथ मिला, वो पैसा इकट्ठा होके एक साथ मिला, तो क्या होना चाहिए सर? अब टैक्स होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये कौन है? ये गवर्नमेंट के, हाँ, दामाद जी हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया सर? एग्जेम्प्ट। ओहो। अच्छा, तीसरा, इंटरेस्ट। किस पे इंटरेस्ट सर? एम्प्लॉय के शेयर पे, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उस पे।
हमने क्या करा था जब इंटरेस्ट मिला था उसको? सर इंटरेस्ट मिला था तो एग्जेम्प्ट करा था। अब वो सारे इकट्ठा एक साथ पैसा मिल गया, तो अब भी क्या करेंगे सर? एग्जेम्प्ट। अच्छा, चौथा, इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉयर के शेयर पे, पहले क्या करा था? एग्जेम्प्ट, तो अभी भी क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट। समझ आया? तो यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दोस्तों क्या करना है एसपीएफ के केस में? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब लमसम पेमेंट मिलेगी तो पूरे पैसे एग्जेम्प्ट है, कुछ सोचना ही नहीं है, सारे पैसे मिले 100% एग्जेम्प्ट है, कोई दिमाग नहीं लगाना। यानी जब उसको रिटायरमेंट पे 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, इवन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए भी मिले, समझिए मेरी बात, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कितने भी पैसे मिले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो एसपीएफ में पैसा गया होगा, तो एसपीएफ का जब लमसम अमाउंट मिलता है तो टोटली एग्जेम्प्ट होता है, टोटली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो लिख लो इस बात को, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एसपीएफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो क्या करना है सर आपको? 100% एग्जेम्प्ट, कुछ भी टैक्स नहीं होगा, कुछ भी टैक्स नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई आपको? यानी अब आपको क्वेश्चन में कैसे करना है, समझिए क्वेश्चन में कैसे करना है। अगर मैं आपको लिखवाऊं एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पल तो नहीं लिखा रहा, दोनों ट्रांजेक्शन के बारे में समझा रहा हूं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है, कौन सा है सर हमारा प्रीवियस ईयर? 24-25, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अब समझिए जरा, होगा क्या क्वेश्चन में, वो आपको ये देगा कि अप्रैल से लेके तो वो काम करता आया करता आया करता आया करता आया, और यहां पे आके कब, लेट सपोज अक्टूबर में आके वो हो गया रिटायर, अक्टूबर में आके हो गया रिटायर। तो जब वो रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट पे उसको एसपीएफ का पैसा मिला। एसपीएफ का पैसा कितना मिला? मान लेते हैं एसपीएफ के पैसे मिले 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। तो जब तक वो यहां पे रहा, ठीक है, मान लेते हैं 1 अक्टूबर को रिटायर हो गया, तो उससे पहले कितने महीने काम हुए सर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 महीने तो, 6 महीने तो उसको तनख्वाह मिली होगी, 6 महीने तो तनख्वाह मिली होगी। तो जब 6 महीने तनख्वाह मिली होगी तो 6 महीने में पीएफ में भी पैसा गया होगा। कौन कौन सा पैसा सर? वही 4 चीजें, एक तो इंप्लॉय का शेयर, एक इंप्लॉयर का शेयर, एक इंप्लॉय का शेयर, एक इंप्लॉयर का शेयर, एक इंटरेस्ट इंप्लॉय वाला और एक इंटरेस्ट इंप्लॉयर वाला। अब समझिए जरा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंप्लॉय का जो शेयर है 10 महीने का, क्योंकि 10 महीने तनख्वाह मिली तो 10, सॉरी 10 नहीं 6 महीने, 6 महीने जो उसने काम करा तो 6 महीने तनख्वाह मिली, तो जब जब तनख्वाह मिलेगी तब तक पैसा कट के कहां गया होगा? पीएफ में। मान लेते हैं ये गया 15,000 रुपए, तो जितने पैसे इंप्लॉय डालेगा मान लेते हैं उतने पैसे इंप्लॉयर ने भी डाले, और इंटरेस्ट इस पे पूरे साल भर का या फिर यहां तक का जो इसको मिला मान लेते हैं 1,000 रुपए, और यहां पे भी मान लेते हैं 1,000 रुपए। ठीक है, अब जरा समझिए, वो आपसे इनकम पूछेगा इंप्लॉय की। मान लेते हैं ये वो इंप्लॉय है जिसने 6 महीने काम करा और 1 अक्टूबर को रिटायर हो गया। अब वो इसकी इनकम पूछेगा कौन सी टैक्सेबल है, तो आप बताओगे देखो उसको क्या मिला। एक तो जो ये लमसम पैसा मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो इसको ये लमसम पैसा मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा सर, इसमें तो नो इफ एंड बट, क्योंकि कौन है? क्योंकि ये है सर गवर्नमेंट इंप्लॉय, और इसका पैसा कहां गया है? एसपीएफ में। इसका पैसा कहां गया है सर? एसपीएफ में। ठीक है, ये गवर्नमेंट इंप्लॉय है, तो जो 50 लाख उसको मिले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 100% एग्जाम्प्ट है, 100% एग्जाम्प्ट है, यानी कि ये पूरा इसका वाइट का पैसा है, पूरा वाइट का पैसा है। उसके अलावा जो ये पैसा 6 महीने का इसको मिलता गया पीएफ का, तो ये वाले 15,000 जो इंप्लॉय के शेयर है, इंप्लॉय का जो शेयर था, इसको तो क्या कर देना है? इग्नोर। क्यों? क्योंकि सर ये पहले से ही जुड़ा होगा किसमें? बेसिक पे में। फिर उसके बाद ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी सर? एग्जेम्प्ट। तो जब मैं इसकी सैलरी इनकम की बात करूंगा, समझिए सैलरी इनकम की बात करूंगा, तो मैं सीधा कहूंगा इसको यहां पे जो बेसिक पे मिलता था, मान लेते हैं इसको 50,000 रुपए पर मंथ मिलते थे, 50,000 रुपए पर मंथ, तो 6 महीने के कितने हो गए सर? 50,000 रुपए पर मंथ है, तो 6 महीने के हो गए इसके 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए इसकी टैक्सेबल सैलरी होगी बस।
जो इसको लमसम मिले 50 लाख पूरे एग्जेम्प्ट, जो ये 15,000 थे ये पहले ही इस 3 लाख में जुड़े होंगे तो दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये 15,000 एग्जेम्प्ट, ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट और ये इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट। सर ये समझने में तो बहुत इजी लग रहा है आपने, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में करा दिया ना तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है। एक्चुअली मैंने डिटेल में इसलिए कराया क्योंकि एसपीएफ में तो बड़ा इजी है, लेकिन आरपीएफ में इन चीजों के जो टुकड़े हम करेंगे उसमें से कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होगा और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको इसके टुकड़े करके बताए। मुझे बताओ बात समझ आई आपको? ये लिख लो अगर नहीं लिखा एग्जाम्पल पॉज करके। फिर चलते हैं आगे आरपीएफ पे। ठीक है, चलो लिख लिया, आओ जरा पहले बुक पे आ जाओ और बुक पे पढ़ो जरा। हम कर रहे थे सबसे पहले प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है सर? सेविंग स्कीम होती है एम्प्लॉय की जो हेल्प करती है इनको रिटायरमेंट के बाद। कुछ कुछ अमाउंट मंथली इनकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है और पीएफ अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर भी अपना कुछ अमाउंट डालता है, सेम अमाउंट डालता है इसके अंदर, और ये मनी जो है इन्वेस्ट होता है ओवर टाइम और इस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट भी मिलता है। और जब वो रिटायर होता है या डेथ होती है उसकी तो लमसम अमाउंट एक साथ उसको मिल जाता है जो कि इसको फाइनेंशियली हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड है सर? रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी और पब्लिक। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये सैलरी का पार्ट नहीं होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप भी कल जाके खुलवा सकते हो। आप बैंक में जाओ, एसबीआई बैंक में जाओ या कोई भी आपके आसपास जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहां जाके कहो कि मुझे पीपीएफ खुलवाना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में तो अब बहुत कम रह गया है, पहले पोस्ट ऑफिस में ही पीपीएफ खुलता था, अब बैंक्स में बहुत इजीली खुल जाता है। आप जाओ बैंक में और जाके कहो कि मुझे पीपीएफ खुलवाना है, तो वो आपको पीपीएफ का फॉर्म देंगे, फॉर्म भरो, उसमें पैसे जमा कराओ, आप भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। ये 15 साल के लिए खुलता है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का, और इसमें मिनिमम अमाउंट हर साल डालनी पड़ती है 500 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट होती है इसमें 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है और आपको कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, चलो तो हमने इसमें सबसे पहले कौन सा करा सर? एसपीएफ। यहां पर है, ये पॉइंट नंबर 2 में लिखवा रखा है मैंने, देखिए टैक्सेबिलिटी ऑफ एसपीएफ। एसपीएफ किस में होता है सर? ये प्रोविडेंट फंड एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है और ये किसके लिए लगता है? गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए लगता है या रेलवेज। ठीक है, मतलब मेनली गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया, जब वो सर्विस के दौरान उसको पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा फंड में? क्या क्या जाएगा सर? इंप्लॉय का अपना शेयर जाएगा, तो इंप्लॉय के अपने शेयर को आपको क्या करना है? इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए टैक्स हो जाएगा। हाँ, उसकी डिडक्शन मिलेगी एटीसी में, लेकिन एटीसी की डिडक्शन मिलती है जब आप ओल्ड रिजाइन में जाते हो। ठीक है, फिर इंप्लॉयर भी पैसा डालेगा तो एग्जेम्प्ट हो गया, इंप्लॉयर पैसा डालेगा तो एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, ये अदर सोर्सेज नहीं है, कट कर देने, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, इंप्लॉयर पैसा डालेगा, एग्जेम्प्ट होगा। फिर इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे इंटरेस्ट मिलेगा सर? इंप्लॉय के पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट मिलेगा इंप्लॉयर के पैसे पे, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि इग्नोर, एग्जेम्प्ट, 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 इग्नोर, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएगा या डेथ हो जाएगी, रिटायर हो जाएगा या वो डेथ हो जाएगी, तो उसको एक साथ पूरा पैसा मिलेगा, लमसम पैसा मिलेगा। तो जो उसको लमसम पैसा मिलेगा वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। क्या क्या मिलेगा सर उसको? उसके अपने शेयर का पैसा, उसके अपने शेयर का पैसा पहले टैक्स कर चुके हैं इसलिए एग्जेम्प्ट। इंप्लॉयर का पैसा दमाद है तो एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट इंप्लॉय के पैसे पे पहले भी एग्जेम्प्ट था, टोटल एक साथ मिलेगा एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट इंप्लॉय के शेयर पे पहले भी एग्जेम्प्ट था और जब टोटल मिलेगा तो भी एग्जेम्प्ट। हम बात कर रहे थे एसपीएफ की। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर मैंने 1 लिखवाया यहाँ पे, पर पॉइंट नंबर 2 है ये एसपीएफ, सॉरी आरपीएफ। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है समझिए जरा। ये एक बॉस था, ये क्या है सर? बॉस यानी एम्प्लॉयर है। इसके यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे और ये देखता था कि ये जो एम्प्लॉय है ना, ये एम्प्लॉय ढंग से सेविंग नहीं करते, ये ढंग से सेविंग नहीं करते। और ये कह रहा है कि मेरे ऊपर पीएफ का एक्ट भी नहीं लगता, पीएफ का एक्ट भी नहीं लगता मेरे ऊपर। समझिए, ये कह रहा है कि मेरे पर पीएफ का एक्ट भी नहीं लगता क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, प्राइवेट हूं मैं, और मेरे यहाँ पे ये सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। मैं चाहता हूं, ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए एक फंड बनाऊं, एक प्रोविडेंट फंड बनाऊं। लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे ऊपर प्रोविडेंट फंड एक्ट लगता नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहता है कि कोई नहीं, फिर भी मैं फंड बना लूंगा खुद से, पर्सनल फंड बना लूंगा। क्या बना लूंगा? पर्सनल, अपना पर्सनल फंड बना लूंगा और इनकी तनख्वाह में से कुछ कुछ पैसा कट करके डालता रहूंगा और अपनी जेब से भी डालूंगा, क्योंकि उसमें दो चीजें डलती हैं शेयर, एक एम्प्लॉयर का शेयर, एक तो एम्प्लॉयर का शेयर और दूसरा
एम्प्लॉय का शेयर। कह रहा है मैं अपना पैसा भी डालूंगा और एम्प्लॉय का पैसा कट करके भी डालूंगा, लेकिन ये एसपीएफ नहीं है, ये एसपीएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्ट नहीं लग रहा। कौन सा? पीएफ का एक्ट नहीं लग रहा। क्लियर है? लेकिन इसने पर्सनली फंड बना लिया, पर्सनली फंड बना दिया। अब वहीं पे जब ये काम कर रहा था, वहीं पे घूम रहा था एक इनकम टैक्स का कमिश्नर। इनकम टैक्स में क्या होता है सर? कमिश्नर होता है या चीफ कमिश्नर होता है। तो इनकम टैक्स का कमिश्नर वहीं घूम रहा था और इसको रोते हुए देखा एम्प्लॉयर को, और इससे पूछा तुम रो क्यों रहे हो? एम्प्लॉयर कह रहा है कमिश्नर भाई साहब देखिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए फंड बनाना चाहता हूं, प्रोविडेंट फंड, लेकिन मेरे ऊपर प्रोविडेंट फंड एक्ट लगता ही नहीं है। तो मैंने पर्सनल ही इनका क्या बना दिया? प्रोविडेंट फंड बना दिया, पर्सनल ही प्रोविडेंट फंड बना दिया। अब ये कमिश्नर कह रहा है, कमिश्नर किसका सर? इनकम टैक्स का। कमिश्नर कह रहा है इनकम टैक्स का, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। ये जो फंड है ना तुम्हारा, भले ही तुम्हारे ऊपर पीएफ का एक्ट नहीं लगता, भले ही तुम्हारे ऊपर पीएफ का एक्ट नहीं लगता, लेकिन मैं इस फंड को रिकॉग्नाइज करूंगा। क्या कह रहा है? कि मैं इस फंड को मान्यता दे दूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा। मैं इस फंड को रिकॉग्नाइज करूंगा, मतलब मैं इसको मान्यता प्रदान कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ते हो ना, सीबीएसई एफिलिएटेड है, यानी सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड है वो स्कूल। ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ समझिए कि ये जो फंड बना रहा है एम्प्लॉयर, ये जो फंड बना रहा है एम्प्लॉयर, ये एसपीएफ नहीं बन सकता क्योंकि इसके ऊपर पीएफ एक्ट नहीं लग रहा। गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। ये क्या है सर? प्राइवेट है। ठीक है? अब समझिए जरा। लेकिन फिर भी ये फंड बनाना चाहता है। सर ये क्यों सिरदर्दी ले रहा है? नहीं, बनाना चाहता है, करते हैं बहुत सारे लोग। ये फंड बनाना चाहता है, ठीक है? कई बार पीएफ का जो कमिश्नर होता है ना, वो भी लगा देता है, तो हम उन बातों में नहीं पड़ते। ये फंड बनाना चाहता है। अब ये पर्सनल बना लेता है, ये पर्सनल बना लेता है, उनका पैसा कट कर लेता है और उसको इन्वेस्ट कर देता है। अपना भी पैसा डालता है, उनका भी पैसा लेता है, अपना भी डालता है, इन्वेस्ट करता है। तो एम्प्लॉयर का पैसा भी गया, एम्प्लॉय का पैसा भी गया, इस पे ब्याज भी कमाया और इस पे ब्याज भी कमाया। और कह रहा है जब जब मेरा एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा ना, तो उसका पैसा निकाल के मैं लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ उनको दे दूंगा। क्लियर है? वही इनकम टैक्स कमिश्नर घूम रहा था। इनकम टैक्स कमिश्नर ने पूछा एम्प्लॉयर से कि क्यों रो रहे हो? ये कह रहा है कि सर ये पीएफ एक्ट, पीएफ फंड मैंने बना दिया, लेकिन ये एसपीएफ नहीं है। अगर ये एसपीएफ हो जाता, अगर ये एसपीएफ हो जाता तो इन बेचारों के जो पैसे हैं एग्जेम्प्ट हो जाते। क्योंकि एसपीएफ में क्या था कि एम्प्लॉय का जो शेयर है उसको तो इग्नोर कर देना, वो टैक्स होता है। एम्प्लॉयर का पैसा, ये कह रहा है मैं डालता ना पैसा एफपीएफ में, तो एम्प्लॉय को मिलता बाद में जाके पर एग्जेम्प्ट, फिर उस पे ब्याज मिलता वो भी एग्जेम्प्ट, और टोटल पैसा जब एक साथ मिलेगा रिटायरमेंट या डेथ पे, तो वो भी एग्जेम्प्ट। तो ये कह रहा है इसलिए मुझे यहां खून के आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय जो है वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इनकम टैक्स कमिश्नर कह रहा है तुम डरो मत, मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे इस फंड को मान्यता प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे इस फंड को मान्यता प्रदान करूंगा, यानी इसको रिकॉग्नाइज कर दूंगा। तो अब ये फंड पर्सनल ना होके ये बन जाएगा आरपीएफ। क्या बन जाएगा? आरपीएफ। और जब तक ये पर्सनल था, समझिए, जब तक ये पर्सनल था, जब तक इसको मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो उसको कहते हैं अनरेकोग्नाइज अनरेकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यानी कि अब आपको समझ आया, तीन टाइप के फंड हुए। एक तो एसपीएफ। एसपीएफ कौन सा है सर? गवर्नमेंट का, जिसपे पीएफ एक्ट लगता है 1925। दूसरा, वो फंड जो एम्प्लॉयर ने पर्सनल बना लिया, पर्सनल बनाया है, ठीक है, जिसपे पीएफ एक्ट नहीं लग रहा, पर्सनली बना लिया। अब कमिश्नर अगर उसको रिकॉग्नाइज कर देगा तो वो पर्सनल वाला रिकॉग्नाइज बन जाएगा। इनकम टैक्स का कमिश्नर जब उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज कराने का फायदा क्या है? क्योंकि रिकॉग्नाइज कराने में एग्जेम्पशन मिलती है, अनरिकॉग्नाइज कराने में एग्जेम्पशन नहीं मिलती, रिकॉग्नाइज कराने में एग्जेम्पशन मिलती है। ठीक है? तो अब समझिए जरा टैक्सेबिलिटी क्या होती है। अच्छा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पहले वो लिख लो। दिस इज अ फंड created and maintained by employer personally। ठीक है? आगे लिखिए। बट इफ दिस फंड इज recognized
जब इसको रिकॉग्नाइज्ड कर देगा, यानी वो अपना ठप्पा लगा के कह देगा सर्टिफिकेट दे रहा हूं तुम्हें, कौन? कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय सीआईटी। सीआईटी का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सीसीआईटी यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो फुल फॉर्म लिख लेना, इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स कमिश्नर, आगे लिखिए, देन दिस पर्सनल पीएफ बिकम्स आर पी एफ। ये क्या बन जाएगा? आर पी एफ। और जब वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो तब तक क्या रहेगा? वो अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड, अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अब इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ आरपीएफ। तो आरपीएफ की टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले कितने इंग्रेडिएंट्स हैं सर? वही चार चीजें जो आपने बताई, एम्प्लॉय का पैसा, एम्प्लॉयर का पैसा, इंटरेस्ट एम्प्लॉय के पैसे पे, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के पैसे पे। अब समझिए जरा ध्यान से, मेरे साथ साथ ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या? एम्प्लॉय का जो इसमें शेयर या कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो वहां पे क्या करा था एसपीएफ में? इग्नोर। तो यहां पे भी क्या कर दोगे? इग्नोर। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूड होगा, बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक पे। ये ऑलरेडी इंक्लूड होगा बेसिक पे में, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे। सेकंड क्या आएगा सर उसमें? सेकंड आएगा एम्प्लॉयर का शेयर। एम्प्लॉयर का शेयर, क्या ये भी एग्जेम्प्ट होगा जैसे एसपीएफ में था? हाँ, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन यहां पे लिमिट है। वहां पे लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड, क्योंकि वो तो बाबू साहब हैं, ये बाबू साहब नहीं है, प्राइवेट है। यहां पे भी एग्जेम्प्ट होगा, बट अप टू 12% ऑफ ए आर बी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। यानी एआरबी सैलरी का 12% निकालेंगे, एआरबी सैलरी का 12% निकालेंगे, उससे ज्यादा जो हुआ वो टैक्स हो जाएगा, उससे ज्यादा जो हुआ वो टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज क्या थी? अभी करेंगे तब समझाऊंगा आपको। तीसरा क्या था सर? इंटरेस्ट था। तीसरा क्या था? इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट एम्प्लॉय के शेयर पे। तो सर एम्प्लॉय के शेयर पे जो इंटरेस्ट है, क्या उसमें एग्जेम्पशन है? हाँ एग्जेम्पशन है, लेकिन लिमिट है यहां पे भी, एग्जेम्पशन, बट अप टू 9.5%। लेकिन कितना? 9.5%। यानी समझिए मेरी बात, एग्जेम्पशन 9.5% तक की है। मान लेते हैं इंटरेस्ट मिल गया 10%, इंटरेस्ट मिल गया 10%, तो एग्जाम कितना हुआ? 9.5। तो जो 0.5% एक्स्ट्रा मिला, जो 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्शन बट अप टू 9.5%। ठीक है, अच्छा, फिर इंटरेस्ट किसके शेयर पे? एम्प्लॉयर के शेयर पे। एम्प्लॉयर के शेयर पे क्या इसमें एग्जाम्शन है? हाँ सर, यहां पे भी एग्जाम्शन है, लेकिन लिमिट कितनी है? बट अप टू 9.5%। अच्छा, ये पर एनम है, ठीक है, याद रखना, पर एनम। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लैरिटी आएगी आपको। तो सबसे पहला जो हर महीने पैसे कट के साल भर में डलते रहेंगे उसके पीएफ अकाउंट में, एक तो एम्प्लॉय का शेयर इग्नोर कर देना, बेसिक पे में इंक्लूड है, टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर एग्जेम्प्ट है, लेकिन अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी। फिर इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट कमाया किस पे? एम्प्लॉय के शेयर पे और एम्प्लॉयर के शेयर पे भी, एम्प्लॉय के शेयर पे और एम्प्लॉयर के शेयर पे भी। तो जो आपने इंटरेस्ट कमाया, जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 9.5% पर एनम तक। ऐसे ही एम्प्लॉयर के शेयर पे भी जो इंटरेस्ट कमाया वो भी एग्जेम्प्ट है, अप टू 9.5% पर एनम।
तो एक तो ये बात हो गई, यानी पहली ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये जो था हमारा, इसको लिख लो पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग सर्विस। जब तक रिटायर नहीं हो रहा तब तक उसको ऐसे पीएफ में पैसा डलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड, व्हेन लमसम अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम RPF at the time of retirement or death, at the time of retirement or डेथ। तो क्या होगा मुझे बताओ। देखो सर, हमने पहले वाले जो पैसे थे ये इग्नोर करा क्योंकि बेसिक पे में इंक्लूड था, ऑलरेडी टैक्स है, तो ये तो टैक्स कर चुके हैं। तो अब क्या होना चाहिए सर, जो चीज पहले टैक्स कर चुके हो दोबारा एग्जेम्प्ट, और दोबारा टैक्स नहीं करोगे, तो ये एग्जेम्प्ट हुआ। फिर इंप्लॉयर का शेयर आपने 12% तक एग्जेम्प्ट करा है, उसके बाद टैक्स करा हुआ है, यानी इतना हिस्सा छोड़ दिया और बाकी टैक्स कर दिया, तो टैक्स तो कर ही दिया आपने। तो लास्ट में जब टोटल पैसा मिलेगा तो एग्जेम्प्ट। फिर इंटरेस्ट में भी आपने इतना हिस्सा छोड़ा और इतना, मतलब जो ज्यादा मिला 9.5% से, वो टैक्स करा। फिर जब वो टोटल एक साथ मिलेगा तो पहले टैक्स कर चुके हैं तो एग्जेम्प्ट। ऐसे ही इंटरेस्ट इंप्लॉयर के शेयर पे भी कि इतना आपने छोड़ दिया, इतना एक्स्ट्रा जो था टैक्स कर चुके हो। अब टैक्स करने के बाद जब एक साथ मिला तो क्या होना चाहिए, टोटल एग्जेम्प्ट। तो यहां पे जो टोटल लमसम मिलेगा वो 100% एग्जेम्प्ट होगा, 100% एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। जो टोटल लमसम पेमेंट उसको मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, वो 100% एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि पहले टैक्स कर चुके हो आप, इसलिए अब दोबारा टैक्स नहीं करोगे। क्लियर है। आइए जरा बुक पे। कह रहा है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जो आरपीएफ का पैसा है, इसमें क्या होगा सर, एम्प्लॉय का अपना पैसा होगा, इग्नोर कर देना, लेकिन इसकी डिडक्शन मिलेगी एटीसी में, जैसे एसपीएफ में था। फिर इंप्लॉयर का पैसा जो है एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कितना, 12% ऑफ एआरबी सैलरी तक। फिर इंटरेस्ट किस पे, इंप्लॉय के शेयर पे, एग्जेम्प्ट होगा लेकिन 9.5% पर एनम तक। फिर इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर शेयर, वो भी एग्जेम्प्ट होगा लेकिन 9.5% पर एनम तक। फिर उसके बाद जब वो रिटायर होगा या डेथ हो जाएगी, उसको जो पूरा पैसा मिलेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ना, ये वाली, ये कंडीशन आरपीएफ की है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कम से कम 5 साल सर्विस करी हो उसने। कितने साल सर्विस करी हो, 5 साल। और एम्प्लॉय जो रिसीव करेगा मनी रिटायरमेंट पे एंड सर्विस, अगर 5 साल से कम हुई उसकी, तो फिर सारा का सारा पैसा उसका टैक्सेबल हो जाएगा, सारा का सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ आरपीएफ, ठीक है। क्या क्या चीज है सर, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये 3 केसेस होते हैं जहां 5 साल से कम उसने सर्विस दी है, 5 साल से सर्विस कम दी है और वो पैसा उसको मिलता है, तो टैक्सेशन नहीं होगा। कि भाई रिटायर हो गया क्योंकि उसकी हेल्थ खराब हो गई थी, उसको बेचारे को कोई बीमारी हो गई जिससे वो काम नहीं कर सकता, इसलिए 5 साल से पहले रिटायर हो गया, तो फिर उसका कोई टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एम्प्लॉय रिटायर ड्यू टू शट डाउन ऑफ बिजनेस, लो बिजनेस ही बंद हो गया 5 साल से पहले, वो तो काम करना चाहता था। या फिर उसने अपना आरपीएफ का बैलेंस जो है ट्रांसफर करा लिया अपने नए वाले एम्प्लॉयर के पास, यानी यहां पे मेरा आरपीएफ का बैलेंस चलता था, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 साल काम करा। अब जब 3 साल काम करके मैं यहां से निकला, रिटायरमेंट मतलब यहां से मैंने रेजिग्नेशन कर दिया, तो मैं आरपीएफ का पैसा ले लूंगा, तो जो लमसम पैसा है वो क्या हो जाएगा सर, टैक्स हो जाएगा, क्योंकि 5 साल से कम की सर्विस है। तो मैं काम करूंगा, इस टैक्स को बचाने के लिए इस आरपीएफ को मेरे जो नए वाले एम्प्लॉयर होगा, जो नया वाला एम्प्लॉयर होगा उसके आरपीएफ में पैसा डलवा दूंगा। ये पैसा कहां से डलवा दूंगा, उस आरपीएफ से निकाल के इसमें डलवा दूंगा, तो पैसा तो मेरी जेब में आया ही नहीं, तो इसलिए टैक्स नहीं होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एग्जेम्पशन जो है एसपीएफ और आरपीएफ में, एग्जेम्पशन जो आरपीएफ और एसपीएफ में, वो अवेलेबल नहीं होगा अगर इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए। समझिए जरा क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो आपको एग्जेम्पशन ऊपर दे रखी थी ना, एसपीएफ में कितना एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट की, याद रखना, यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट की।
एसपीएफ और आरपीएफ में जो आपको एग्जेम्पशन दे रखी है, एसपीएफ और आरपीएफ में जो आपको एग्जेम्पशन दे रखी है, वो एग्जेम्पशन तब मिलेगी आपको, वो एग्जेम्पशन तब मिलेगी जब इंप्लॉय का अपना शेयर, समझिए, कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंप्लॉय, इंप्लॉय का अपना शेयर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 2.5 लाख तक हो सकता है पूरे साल भर का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये जो आप यहां पढ़ रहे थे ना, देखो ये वाला, ये इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो ये जो है ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ, अगर ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ, तो ये जो इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन है ये आपको नहीं मिलेगी। ये जो इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन है ये आपको नहीं मिलेगी एसपीएफ और आरपीएफ में, ठीक है। ये आपको इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके लिए मैं समझाऊंगा आपको कैसे होगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। अच्छा, तो लिमिट कितनी है सर? 2.5 लाख। अगर इंप्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, वैसे तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मान लेते हैं आरपीएफ या एसपीएफ में इंप्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये लिमिट जो है वो हो जाएगी 5 लाख रुपए की। लिमिट हो जाएगी कितने की? 5 लाख की। लेकिन ये एप्लीकेबल कब से होगा सर जी? ये एप्लीकेबल होगा 31/3/2021 से। 31/3/2021 से बाद जो आगे चीजें चलेंगी ये चीज उसके लिए एप्लीकेबल है, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको ढंग से समझ नहीं आया होगा ये। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक एग्जाम्पल कराऊंगा। क्वेश्चन तो बुक में नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कुछ दिया हुआ भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा। क्लियर है? चलिए जी, अगला आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब मैंने अनरिकॉग्नाइज क्या बताया सर? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो होता है ये पर्सनल प्रोविडेंट फंड होता है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं होता, यानी इसकी रिकॉग्निशन नहीं देती। कमिश्नर से हमने कहा, हमने एप्लीकेशन दी कि देखिए हमने फंड बनाया है, इसको कृपया आप रिकॉग्नाइज कर दो, आप इसको मान्यता प्रदान कर दो। कमिश्नर ने मना कर दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने मना कर दिया, तो जब उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली तो वो हो जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आइए लिखिए पॉइंट नंबर 3, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दैट प्रोविडेंट फंड विच इज नॉट recognized बाय कमिश्नर। कौन सा कमिश्नर? इनकम टैक्स का, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करा, किसने? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज नहीं करा, उसको कहते हैं यूआरपीएफ, ठीक है। तो अब वही सबसे पहला कि भाई उसमें क्या आएगा? पेमेंट इन यूआरपीएफ एट द टाइम ऑफ सर्विस, यानी जब वो सर्विस में है, सर्विस कॉन्टिन्यूएशन, यानी कि रिटायर नहीं हुआ, सीधी बात है। तो उस फंड में भी पैसा डलेगा। बताओ क्या क्या डलेगा सर? उस फंड में पैसा डलेगा, उस फंड में पैसा डलेगा क्या क्या सर? एक तो वही उसका, किसका? इंप्लॉय का अपना शेयर, फिर और क्या डलेगा? इंप्लॉयर का शेयर, इंटरेस्ट इंप्लॉयर के पैसे पे, और इंटरेस्ट इंप्लॉय के पैसे पे। तो एक तो सर यहां डलेगा इंप्लॉय का शेयर। मुझे बताओ इसका क्या करा था अभी तक हमने? सर इसको हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे और डिडक्शन मिलती थी एटीसी में, तो यहां पे भी इग्नोर करेंगे, बट नो डिडक्शन, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। इसकी यहां पे डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। आरपीएफ और एसपीएफ में तो डिडक्शन दे रहे थे क्योंकि एसपीएफ गवर्नमेंट का और आरपीएफ रिकॉग्नाइज था, ये अनरिकॉग्नाइज है, तो इंप्लॉय के शेयर को हम इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन में, लेकिन उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एटीसी में, ठीक है। अच्छा, और क्या आएगा सर? इंप्लॉयर का शेयर भी आएगा। अब चूंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है तो यहां कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि कमिश्नर ने मना कर दिया ना कि भाई मैं नहीं कर रहा रिकॉग्नाइज। तो जब कमिश्नर ने रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया तो सर यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन लेकिन समझिए, यहां पे मैं इसको एग्जेम्प्ट ही करूंगा, यहां पे क्या करूंगा? एग्जेम्प्ट करूंगा। सर ये क्यों? अभी बताता हूं। फिर तीसरा, सर इंटरेस्ट मिलेगा किसके शेयर का? इंप्लॉय के शेयर का,
इसको भी क्या कर देना है आपको, एग्जेम्प्ट कर देना है। अभी सुनते चलो फिर बताता हूं क्या करना है सर आपको। जो इंप्लॉय का शेयर है उसको तो इग्नोर कर देना है क्योंकि बेसिक पे में इंक्लूड है, टैक्स होगा। इंप्लॉयर का शेयर है, इंप्लॉयर का जो शेयर है वो एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट जो मिलेगा इंप्लॉय के शेयर पे वो भी एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट जो मिलेगा इंप्लॉयर के शेयर पे वो भी एग्जेम्प्ट। यानी जब ड्यूरिंग द सर्विस उसके पीएफ में पैसा डलता जाएगा तो उसका अपना शेयर इंप्लॉय का इग्नोर, शेयर इंप्लॉयर का एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट कमाया इंप्लॉय के शेयर पे एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट कमाया इंप्लॉयर के शेयर पे एग्जेम्प्ट। अब पकड़ेंगे उसको कब, जब वो रिटायर होगा। अभी हम उसको कहेंगे यूआरपीएफ में, अभी तो तुम मजे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम रिटायर हो गए उस दिन तुम्हें पकड़ेंगे। तो व्हेन लमसम अमाउंट इज received at the time of retirement from यूआरपीएफ। जब वो रिटायरमेंट पे उसको यूआरपीएफ में पैसा मिलेगा, समझिए जरा, मान लेते हैं उसको पैसा मिला, टोटल एग्जांपल ले लेते हैं 15 लाख रुपए। अब इस 15 लाख रुपए के टुकड़े होंगे, ठीक है, टुकड़े होंगे कितने, वही चार चीजों में, कि इस 15 लाख में इंप्लॉय का शेयर कितना है। मान लेते हैं इसमें इंप्लॉय का शेयर है 8 लाख रुपए। कितना है, 8 लाख रुपए। तो मुझे बताइए इंप्लॉय के शेयर के लिए पहले आपने क्या करा था सर, इसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि बेसिक पे में इंक्लूड था और ये ऑलरेडी टैक्स हो जाता है, तो ये वाला पार्ट तो टैक्स हो गया। तो इस 8 लाख को तो मैं पहले टैक्स कर चुका हूं, तो जब ये लमसम मिलेगा एक साथ तो क्या इसको टैक्स करना चाहिए, आप बताओ क्या इसको टैक्स करना चाहिए। नहीं सर, ये पार्ट तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट क्योंकि ये पहले टैक्स हो चुका है। फिर सेकंड, एक तो इंप्लॉय का शेयर हो गया, सेकंड एम्प्लॉयर का शेयर। मुझे बताइए जरा, एम्प्लॉयर के शेयर को हमने क्या करा था जब मिल रहा था उसको, सर टैक्स नहीं करा था। अब टैक्स कर देंगे, अब पकड़ लेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि टैक्स नहीं, टैक्स करेंगे, जब मैं कह रहा था ना टैक्स करेंगे, वो अब करेंगे। तो ये तो होगा सर पूरा का पूरा टैक्स, ये होगा टैक्सेबल अंडर सैलरी। इसको तो हम किस में टैक्स करेंगे, अंडर द हेड सैलरी। अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट की। सर इंटरेस्ट के दो पार्ट, एक तो इंटरेस्ट इंप्लॉय के शेयर पे, इंप्लॉय के शेयर पे, और इंप्लॉयर के शेयर पे। मुझे बताइए पहले हमने क्या करा था। सर देखिए जब इंटरेस्ट मिला था ना इंप्लॉय के शेयर पे तो एग्जेम्प्ट कर दिया था, अब टैक्स कर देंगे, ठीक है। अब ये टैक्स होगा, लेकिन ध्यान रखना टैक्स अंडर अदर सोर्सेस, ये अदर सोर्सेस में टैक्स होगा, ये सैलरी हेड में टैक्स नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं कि भाई जो इंप्लॉय का शेयर पे इंटरेस्ट मिलता है अंडर यूआरपीएफ, समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, इंप्लॉय के शेयर पे जो इंटरेस्ट मिलता है अंडर यूआरपीएफ फ्रॉम द टोटल लमसम मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर विच हेड। तो आप वहां बताओगे द अमाउंट ऑफ टोटल लमसम अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट from the URPF, the interest part which is earned from the share of employee, the interest part which is earned from the share of employee is taxable under the head other sources। आप यहां कहोगे it is taxable under the head other sources, not under the head salary। अच्छा, इंप्लॉयर के शेयर पे जो कमाया, सर देखिए इंप्लॉयर से जो पैसा मिलता है वो तो हमारे मालिक है, मालिक से जो पैसा मिलता है सैलरी, मालिक के पैसे पे जो पैसा कमाया, मालिक के पैसे पे जो इंटरेस्ट कमाया वो भी टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, अब जरा समझिए हमने पहले क्या करा, पहले सर इसको तो हमने टैक्स कर दिया, इग्नोर का मतलब है टैक्स कर दिया, ये एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट। फिर जब टोटल पैसा एक साथ मिला, सर ये टैक्स कर चुके थे इसलिए ये हो गया एग्जेम्प्ट।
इसको हमने एग्जेम्प्ट करा था, टैक्स कर देंगे सैलरी के अंदर। इंटरेस्ट के दो टुकड़े, इंप्लॉय का शेयर, इंप्लॉयर का शेयर। इंप्लॉय का शेयर इसको पहले एग्जेम्प्ट करा था, अब टैक्स कर देंगे, लेकिन टैक्स कहां होगा सर? अदर सोर्सेज में। कहां टैक्स होगा? ध्यान से, अदर सोर्सेज में। ये वाला जो शेयर था इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया था, लेकिन अब टैक्स कर देंगे, लेकिन टैक्स कहां करेंगे इसको? अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, मुझे बताओ समझ आया? आओ जरा बुक पे, ये रहा अनरिकॉग्नाइज। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जब पैसा जाएगा यूआरपीएफ में तो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, इग्नोर कर देना है। उसके साथ साथ एटीसी की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में आ सकता है। फिर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम करते चलो। इंटरेस्ट मिल रहा है इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, एग्जाम करते चलो। इंटरेस्ट मिल रहा है इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, एग्जाम करते चलो, क्योंकि लास्ट में जब पैसा मिलेगा ना तब पकड़ेंगे। फिर जब रिटायरमेंट या डेथ पे पैसा मिलेगा तो सर ये तो पहले से ही टैक्स कर चुके हैं, अब इस पैसे को इग्नोर कर देना है। ये पहले एग्जाम्प्ट करा था, अब टैक्स मार देंगे। ये एग्जाम्प्ट करा था, अब टैक्स मार देंगे, लेकिन कहां पे टैक्स होगा? अदर सोर्सेस में। ये भी एग्जाम्प्ट करा था, लेकिन अब इस पे टैक्स मार देंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराया प्रोविडेंट फंड का, जिसमें हमने एसपीएफ करा, जिसमें हमने आरपीएफ करा, जिसमें हमने यूआरपीएफ करा। अब अगली क्लास में मैं इस पे पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है? तो मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि अगली क्लास देखने से पहले, लेक्चर देखने से पहले, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं जैसे ये करा है, तो अगला लेक्चर देखने से पहले आपको ये जरूर पढ़ना है। जितना मैंने आपको ये लिखवाया है ये सब आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे और सही तरीके से आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? मुझे बताओ क्या आप प्रॉमिस करते हो? चलिए, तो इसी बात पे मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। ये जो पीडीएफ है मैं हर क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब का उसमें डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए और ऐसे ही आगे बढ़िए लाइफ में। ठीक है? चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।